गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी प्रो क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल कुमार सैनी, मैं आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ। अपन ने लास्ट 2 डेज अगो अपन ने 2 दिन पहले क्या किया था, डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था। आई बात समझ में? अपन ने लास्ट की 2 क्लासेज पहले डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर दिया था। तो अपन ने क्या देखा था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अपन को क्या दे रखा होगा, एक कोई डिटर्मिनेंट दे रखा होगा, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखा था अपन ने। उसके बाद में क्या देखा था कि डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि कैसे किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे डिटर्मिनेंट पे सारणिक पे क्या प्रभाव पड़ता है। आई बात समझ में? ऐसे ही अपन ने देखा था कि उपसारणिक कैसे निकालते हैं, सेखंड कैसे निकालते हैं। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? वैसे ही अपन ने देखा था कि उपसारणिक कैसे होती है, कैसे निकालते हैं, और सेखंड कैसे निकालते हैं। आई बात समझ में? फिर उसके बाद में अपन ने क्या किया था, सारणिक की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। सारणिक की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, उनके ऊपर अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे। अपन एग्जाम्पल लेते हैं और उससे जितना 2 क्लास में पढ़ा था लास्ट में, वो कंप्लीटली एक बार रिवाइज करते हैं। आई बात समझ में? क्या पढ़ रहे थे अपन? लास्ट 2 क्लास में सारणिक पढ़ रहे थे। सारणिक में अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बाकी सारी चीजों को जितनी लास्ट 2 क्लास में पढ़े थे रिवाइज करते हैं। आई बात समझ में? तो क्या किया मैंने, एक सारणिक ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई बात समझ में? ये क्या दे रखा है अपन को, ए कोई सारणिक दे रखी है। आई बात समझ में? उसके बाद में अपन ने क्या देखा था कि ये कोई सारणिक है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या यूज होगा, चिन्ह परिपाटी। क्या यूज होगी? चिन्ह परिपाटी। और चिन्ह परिपाटी कैसे देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं A1 से। कैसे देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9। आई बात समझ में? अपन को क्या दे रखा है, कोई ये क्या है, एक सारणिक है। आई बात समझ में? तो अपन चिन्ह परिपाटी कैसे देखते हैं, अपन को क्या है, एलिमेंट जो भी दे रखा है वो बाद की बात है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं प्लस। अब आपकी इच्छा है, अगर आप कॉलम वाइज चलते हो तो कॉलम वाइज चल चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रो वाइज चलते हो तो रो वाइज चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? पंक्ति से चलो या स्तंभ से चलो, सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा। आई बात समझ में? तो मैंने क्या किया, प्लस, फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अल्टरनेटिव चिन्ह चेंज होते रहते हैं। आई बात शर्मा? तो यहाँ से क्या हुआ, माइनस, फिर ये क्या आएगा, प्लस। उसके बाद क्या आएगा, माइनस, फिर क्या आएगा, प्लस, फिर क्या आएगा, माइनस, फिर क्या आएगा, प्लस, फिर क्या आएगा, माइनस, फिर क्या आएगा, प्लस। आई बात समझ में? अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहां से। आई बात समझ में? चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, किसी भी सारणी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी कैसे निकाली जाती है, वो जिस मतलब ऑर्डर की अपन को सारणिक दे रखी है, जैसे अपन को 3x3 की दे रखी है या फिर 4x4 की दे रखी है, उस पर डिपेंड करता है। तो अपन ने क्या किया, बेसिकली स्टार्ट कहाँ से करना होता है अपन को, पॉजिटिव से। स्टार्ट कहाँ से करना होता है अपन को, पॉजिटिव से। आई बात समझ में? स्टार्ट कहाँ से करना होता है अपन को, पॉजिटिव से। पॉजिटिव से स्टार्ट करने के बाद में अपन क्या करेंगे कि या तो रो वाइज कर लो, या तो रो वाइज कर लो। आई बात समझ में? या तो रो वाइज कर लो या फिर कॉलम वाइज कर लो। डिपेंड करता है आप पे, डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके से स्टार्ट करना चाहोगे, आप किस तरीके से स्टार्ट करना चाहोगे। आई बात समझ में? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे तो मैंने देखा रो वाइज स्टार्ट किया था, क्या कि प्लस आ गया तो अल्टरनेटिंग माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब कोई बच्चा बोलता है, जैसे सुनील बोल रहा है, सुनील बोल रहा है कि नहीं सर मैं रो से नहीं करूंगा। क्या बोल रहा है
कि सर मैं रो से नहीं करूंगा, मैं कॉलम से स्टार्ट करूंगा, तो मेरे भाई कॉलम से कर ले। यहाँ फर्स्ट है कि जो A1 होगा वो तो फिक्स है कि पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? जो A1 होगा वो तो फिक्स है कि पॉजिटिव होगा। उसके बाद में अपन को फिक्स करना है कि अपन रो वाइज कर रहे हैं या कॉलम वाइज कर रहे हैं। आई बात समझ में? अपन को क्या देखना होगा कि अपन रो वाइज कर रहे हैं या कॉलम वाइज कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखना होगा। आई बात समझ में? सबसे पहले ये देखना होगा। तो सुनील क्या बोलता है कि नहीं सर आपने रो वाइज किया है, मैं तो कॉलम वाइज करूंगा। तो मेरे भाई कर लो। तो ये क्या होगा, प्लस हो गया, अल्टरनेटिव चिन्ह, ये क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर ये क्या हो गया, प्लस हो गया। आई बात समझ में? फिर सेकंड कॉलम, तो प्लस पे छोड़े थे तो माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया। आई बात समझ में? सेकंड कॉलम कंप्लीट हुआ। उसके बाद में जहां पे अपन लास्ट वाले को छोड़ते हैं उसके आगे चलता है। आई बात समझ में? तो यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया, तो ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। उसके अब जैसे कि मैंने R1 से स्टार्ट किया था, तो R1 से भी क्या होगा, प्लस हो गया, माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया। अब मैंने क्या है, R1 में प्लस की छोड़ा है, लास्ट वाली टर्म पे क्या छोड़ा है, प्लस। तो R2 की फर्स्ट टर्म क्या होगी, जहां से छोड़ा है उसके आगे, तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। आई बात समझ में? अब मैंने क्या किया है कि R2 में क्या छोड़ा है, माइनस छोड़ा है, तो R3 में जैसे ही एंट्री करूंगा, R3 में जैसे ही एंट्री करूंगा, एंट्री करते ही क्या होगा, जहां से छोड़ा है उसका अल्टरनेटिव, तो पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया। आई बात समझ में? ये क्या होती है, चिन्ह परिपाटी होती है। किसी भी सारणी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी चिन्ह परिपाटी। अगर आपको साइन का नहीं पता होगा तो आपका वैल्यू है जो गलत आ सकता है। आई बात समझ में? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, चिन्ह परिपाटी। आई बात समझ में? अपन आगे देखेंगे जो अपने सिलेबस में है कि रैखिक समीकरण वाले अपन देखेंगे, उसके अंदर सारणी का बहुत यूजफुल होगा। इसलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सारणी का मान ज्ञात करना आना चाहिए। आई बात समझ में? क्या होना चाहिए, सारणी का मान ज्ञात करना आना चाहिए। अगर मान आ गया तो बहुत ही मतलब आसान हो जाएगा। जैसे अपन संक्रिया लगाएंगे सारणी के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन पार्ट है ना वो इजी हो जाएगा। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला कि जैसे अपन सारणी के जैसे समीकरण है कि कितने सॉल्यूशन देगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, फाइनाइट सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा। तो उस पे क्या होगा कि जैसे अपन को क्या है कि जैसे बहुत ही बड़ी बड़े नंबर दे रखे हैं। आई बात समझ में? क्या दे रखा है, बहुत ही बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं। तो बड़े बड़े नंबर दे रखे होंगे तो उसमें क्या करना पड़ता है अपन को कि अपन ऑपरेशन लगाते हैं वहां पे। अपन इस आज ही पढ़ेंगे कि ऑपरेशन कैसे यूज किया जाता है। आई बात समझ? तो वहां पे क्या करते हैं, अपन ऑपरेशन लगाते हैं। तो ऑपरेशन लगाने के लिए क्या करेंगे कि अपन को क्या है कि मतलब ये हल्का फुल्का मतलब समझ में आना चाहिए कि अपन को वैल्यू निकालने पे ऐसे निकाली जाती है, फिर उसके बाद में ऑपरेशन कैसे यूज किए जाते हैं। जैसे अपन को दे दिया कि एक में दे दिया 2002, 2004, 2006, ये दे दिया अपन को कॉलम में से, तो मैं क्या कर दूंगा, फिर यहाँ से जितना ज्यादा कॉमन बाहर आ सकता है उतना मैं कॉमन बाहर निकाल के और फिर बाहर भेज दूंगा। तो उससे क्या होगा, जैसे ऐसे अपन को दे रखा है 4, 8 और 16, तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम में ये दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा कि ये तो मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत ही ज्यादा संख्या आ जाएगी, फिर बहुत ही लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो उससे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे संक्रिया लगा दूंगा। मैं संक्रिया लगा के क्या करूंगा, 4 में बाहर ले लूंगा, तो 4 बाहर लेते ही क्या आएगा, 1, 2 और 4। आई बात समझ में? अब मैं एक तो इनको मल्टीप्लाई करता और एक इसको मल्टीप्लाई करता, आसान कौन सा होगा, जो नीचे वाला है वो। आई बात समझ में? आसान क्या होगा, जो नीचे वाला है। तो अपन इसलिए ही सारणी का आगे यूज करने के लिए ही अपन इसको पढ़ रहे हैं। हालांकि अपने सिलेबस में बहुत ही कम यूज है, लेकिन आगे जितने भी अपन करेंगे, रैंक नलिटी निकालेंगे उसके लिए, उसके अलावा सॉल्यूशन निकालने के लिए किया जाएगा, उसके अलावा करेक्टरसिटी पॉलिनोमियल बनाने के लिए किया जाएगा, इन सब के लिए इसका यूज होगा। आई बात समझ में? जैसे अपन जोड़ बाकी अपने लाइफ में कभी काम में नहीं आते, लेकिन अपन वो पढ़ते हैं क्योंकि डायरेक्ट अपन को जोड़ बाकी कभी भी काम में नहीं आएंगे, कि अपन को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि 2 और 4 कितने होते हैं ऐसे, लेकिन काम में
इनडायरेक्टली रूप से वो आते ही आते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए क्या है कि अपन को सारणिक के अंदर क्या है कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस चिन्ह परिपाटी से। आई बात समझ में? कैसे? इस चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब जैसे a1 पॉजिटिव, तो अपन इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये। आई बात समझ में? डिटर्मिनेंट a इक्वल टू क्या होगा, 1, 1 का a1 का चिन्ह क्या है, पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव हो गया। अब क्या करते हैं डिटर्मिनेंट के लिए, r1 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये तो रो छूट जाएगा और ये कॉलम छूट जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग रो और कॉलम को अपन हटा देंगे, और जो बाकी बचा है उनको अपन लिख देंगे। आई बात समझ में? जो बाकी बचा है उनको लिख दिया, तो ये क्या हो गया, 4, 9 और 7, 5। आई बात समझ में? किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि A2 पे क्या आता है, नेगेटिव। अच्छा, तो नेगेटिव लिख दिया। आई बात समझ में? फिर क्या करेंगे, ये क्या है, रो, और ये क्या, कॉलम, मतलब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा कॉलम है, सेकंड, और रो फर्स्ट, तो ये छोड़ देंगे, तो बचे क्या, 2, 7, 3 और 9। आई बात समझ में? उसके बाद में अपन ने क्या किया, प्लस का ऐड कर दिया। प्लस का ऐड करने के बाद में क्या किया, ये रो छूट जाएगा और ये कॉलम छूट जाएगा, मतलब थर्ड पोजीशन पे है कॉलम की, तो ये थर्ड पोजीशन वाली कॉलम हट जाएगी, और R1 मतलब फर्स्ट पोजीशन वाली रो है वो हट जाएगी, तो बचा क्या, ये कॉलम हट गया और ये रो हट गई, तो बचा क्या, 2, 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5। आई बात समझ में? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। उसके बाद में क्या किया अपन को, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि अगर 2x2 की क्या हो, सारणिक हो, अगर ABCD 2x2 की सारणिक होती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। आई बात समझ में? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, सी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बी से, तो ये क्या हो गया, CB। आई बात समझ में? तो ये होता है 2x2 की सारणिक की वैल्यू निकालना। 2x2 की सारणिक की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। आई बात समझ में? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। पक्का समझ में आ गया? अब क्या करते हैं अपन, 2x2 की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से क्या होगा, 1। आई बात समझ में? ये क्या हो गया, 9 इंटू 4 36, और 5 इंटू 7 35। अरे बोलो, आई बात समझ में? उसके बाद में अपन ने क्या किया, माइनस का 6 किया, इसको क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो गया, 18, इसको इससे किया तो माइनस का 21। आई बात समझ में? फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, प्लस का 8, और फिर क्या आएगा, 10 और माइनस 12। आई बात समझ में? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। अब क्या करते हैं अपन, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से क्या आ गया, 1 इंटू 36 में से 35 गया तो 1। आई बात समझ में? फिर माइनस का 6, यहां से क्या होगा, पॉजिटिव 18 और नेगेटिव 21, तो क्या बचा, माइनस का 3। आई बात समझ में? फिर उसके बाद में प्लस 8, 10 माइनस 12 कितना बचा, माइनस का 2। आई बात समझ में? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछिए। उसके बाद में क्या किया मैंने, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। आई बात समझ में? -6 और -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे तो प्लस आ गया। आ गई बात? अब 18। आई बात समझ में? अब यहाँ से क्या करूंगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, तो चिन्ह का तो हो गया काम अपना। आई बात समझ में? फिर चिन्ह के बाद में क्या करना है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16। आ गई बात समझ में? तो यहाँ से क्या हो गया, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को सम कर लेते हैं, तो कितना हुआ,
19 माइनस 16। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं कि क्या है आंसर? 3। आई बात समझ में? क्या है आंसर? 3। तो जो ए का डिटर्मिनेंट निकालना था उसकी वैल्यू क्या आ गई? 3। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या समझे अपन कि चिन्ह परिपाटी कैसे होती है? सबसे पहले कि चिन्ह कैसे यूज किया जाता है, साइन कैसे यूज किया जाता है, अल्टरनेटिव चलता है साइन, सारणी का मान कैसे निकाला जाता है, ये अपन ने अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि उप सारणी कैसे निकालते हैं। ये क्या है? एक उप सारणिक है। ये क्या है? एक उप सारणिक है। और वो किसकी है? A1 की। किसकी है? A1 की। A1 क्या बोला है? 1, मतलब 1 की। 1 की ये क्या है? उप सारणिक है। आई बात समझ में? 1 की ये क्या है? उप सारणिक है। यहाँ पे 6, ये 6 की क्या है? एक उप सारणिक है। आई बात समझ में? ऐसे ही ये क्या है? 8 की उप सारणिक है। आई बात समझ में? उप सारणिक क्या होता है? जैसे अपन को पूछा गया, कोई क्वेश्चन आया अपने पास कि ये कोई सारणिक है, इसके ये नंबर है, तो अपन को पूछा गया है कि 1 की उप सारणिक बताइए। आई बात समझ में? 1 के उप सारणिक बताइए, 1 का माइनर बताइए। आई बात समझ में? इंग्लिश में माइनर बोलते हैं और हिंदी में उप सारणिक बोलते हैं। आई बात समझ में? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। तो अपन ने क्या किया कि उप सारणिक निकालना है। आई बात समझ में? उप सारणिक निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? जैसे अपन को रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि सर आपको इसमें जो सारणिक अपन को दे रखे हैं उसमें 6 नाम का कोई एलिमेंट है, उसकी उप सारणिक बताइए। तो 6 नाम का सबसे पहले अपन उसकी पोजीशन देखेंगे कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, सारणिक में कहाँ पे बैठा हुआ है। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? उसकी पोजीशन देखेंगे कि वो सारणिक में कहाँ बैठा हुआ है। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने कि सबसे पहले अपन उसकी पोजीशन देखेंगे। पोजीशन क्या देखेंगे कि अपन को बोला गया है कि सर 6 नंबर है और उसकी उप सारणिक बताना है, तो अपन ने पोजीशन देखी। क्या देखी अपन ने? पोजीशन देखी। पोजीशन कहाँ है 6 की? अच्छा, 6 की पोजीशन कहाँ है? तो 6 पोजीशन लग तो ऐसा रहा है कि पहले रो देखते हैं अपन। तो क्या हो गया? फर्स्ट रो में है सर। 6 कहाँ पे है? फर्स्ट रो में है सर। उसके बाद में मैंने बोला भाई कॉलम भी देख के बताओ। तो कॉलम के लिए बोलता है कि सर सेकंड कॉलम में है। क्या बोलता है? सर सेकंड कॉलम में है, मतलब 6 की पोजीशन है वो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? मतलब मैंने क्या बोला? स्टूडेंट को बोला, किसी एक स्टूडेंट ने बोला कि सर आप 6 की उप सारणिक बताओ। मैंने बोला ठीक है भाई बता देता हूँ। तो मैंने पूछा कि ये कौन सी रो में है, कौन सी पंक्ति में है, आप मुझे ये बता दो कि ये कौन सी पंक्ति में है। तो उसने बोला कि सर R1 पंक्ति में है। ठीक है भाई। फिर दूसरे से मैंने बोला कि भाई तू ये देख के बता ये 6 कौन से कॉलम में है, कौन से स्तंभ में है, मुझे ये बताओ कि कौन से स्तंभ में है ये। तो उसने बोला कि सर C2 स्तंभ में है। आई बात समझ में? सर C2 स्तंभ में है। आई बात समझ में? या दूसरे स्तंभ में है। आई बात समझ में? तो मैंने बोला अच्छा, तो मतलब फर्स्ट तो पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। आई बात समझ में? फर्स्ट तो पंक्ति में है और दूसरे सेकंड स्तंभ में है। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? पहले तो पंक्ति में है और दूसरा स्तंभ है। मतलब क्या हुआ? और अपन किसी भी मतलब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं, फिर उसके बाद में वो कॉलम की संख्या लिखते हैं। आई बात समझ में? स्तंभ की संख्या लिखते हैं। सबसे पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं, किस पोजीशन की पंक्ति किस पोजीशन पे है उस पंक्ति की संख्या लिखेंगे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे कि किस पोजीशन के स्तंभ पे है, किस पोजीशन के स्तंभ पे है। जैसे इसने बोला कि सर ये तो R1 तो पंक्ति में है और C2 स्तंभ में है, तो मैंने बोल दिया R1 मतलब 1 तो पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। आई बात समझ में किसी बच्चे को? आई बात समझ में? तो अच्छा, A12 निकालना है, A12 की उप सारणिक निकालनी है। यहाँ से क्या आया कि A12 की उप सारणिक निकालनी है। तो मैंने बोला कि भाई क्या करो आप, पहली पंक्ति को छोड़ दो और दूसरे स्तंभ को छोड़ दो, बाकी जो भी एलिमेंट है उनको क्या करो एक सारणिक के रूप में लिख दो। उनको क्या करो एक सारणिक के रूप में लिख दो। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने कि मैंने ऐसे बोला कि भाई एक काम करो,
आपने मेरे को सिक्स की उपसारणिक के लिए बोला है, मैं निकाल देता हूँ। आप पहले मुझे ये बताओ कि वो किस तो पंक्ति में है और किस स्तंभ में है, किस रो में है और किस कॉलम में है। तो उसने बोला कि सर पहले तो रो में है और दूसरे स्तंभ में है। मैंने बोला ठीक है भाई, पहली रो में और दूसरे स्तंभ में है, तो चलो मैं 6 का उपसारणिक निकाल देता हूं। आप एक काम करो, क्या करो, पहली तो रो भूल जाओ और दूसरा कॉलम भूल जाओ। आई बात समझ में? और बाकी जितने भी एलिमेंट बचे हुए हैं उनको आप मेरे पास एक सारणिक के रूप में लिख दो। जिस ऑर्डर में जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे की वैसे लिख दो। आई बात समझ में? तो मैंने क्या किया, किसी स्टूडेंट को बोला, क्या बोला मैंने, किसी स्टूडेंट को बोला कि मुझे मुझे बताओ आप कि क्या नाम है, बचे क्या है उसमें। 6 के अंदर फर्स्ट तो रो को छोड़ दो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, और मुझे बता दो कि क्या बचा है। आई बात समझ में? तो उसने बोला कि सर यहाँ पे तो अगर 6 में आपने बोला है कि उस तो रो को छोड़ दो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, छोड़ दिया सर। अब जो भी नंबर जिस भी ऑर्डर में लिखा हुआ है वैसे वैसे आप मेरे को लिख दो। तो क्या लिखा आपने, 2 7 3 9। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया, एक 6 का क्या है, उपसारणिक है। अवयव 6 की उपसारणिक है। आई बात समझ में? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। ऐसे ही अगर कोई बच्चा मेरे को बोलता है कि सर 9 की उपसारणिक बताओ, 9 की उपसारणिक बताओ, तो मैंने बोला बेटा 9 की पोजीशन बताओ मुझे कि किस तो रो में है और किस कॉलम में है। तो उसने बोला कि सर थर्ड तो रो में है और थर्ड ही कॉलम में है। अच्छा, तो ये क्या है, थर्ड तो रो है, थर्ड तो रो है और थर्ड ही कॉलम है, तो बचा क्या, ये वाला। आई बात समझ में? तो बचा क्या, ये वाला। क्या बोला गया कि सर 9 की उपसारणिक बताओ, तो मैंने क्या बोला, जिस कॉलम में है और जिस रो में है वो आप भूल जाओ, जितने भी नंबर है, बाकी जो बचे हुए हैं जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं वैसे की वैसे आप लिख दो। जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है वैसे की वैसे आप लिख दो। आई बात समझ में? तो ये क्या है, 9 की 9 की उपसारणिक। आई बात समझ में? 9 की क्या है, ये एक उपसारणिक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। तो अपन ने क्या किया, अपन को एक सारणिक दे रखी थी, वहां से अपन ने वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले चिन्ह परिपाटी देखा। चिन्ह परिपाटी देखने के बाद में क्या किया अपन ने, सारणिक का मान कैसे निकालते हैं वो चेक कर लिया अपन ने और उसका मान निकाल दिया। उसके बाद में क्या किया अपन ने, डिटर्मिनांट का डिटर्मिनांट का माइनर निकालना होता है, तो माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर प्रॉपर एक अवयव का निकाला जाता है, एक नंबर का निकाला जाता है। तो अपन को क्या है कि कोई नंबर दे रखा होगा और नंबर दे रखा होगा और बोला जाएगा कि सर 8 अवयव है, उसका उपसारणिक निकालो, उसकी उपसारणिक निकालो। आई बात समझ में? उसकी क्या निकालो, उपसारणिक निकालो। तो मैंने बोला ठीक है, 8 नंबर दे रखा है तो उसकी उपसारणिक मैं निकाल देता हूँ। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 8 नंबर जिस भी सारणिक में दे रखा होता है उसकी पोजीशन चेक करेंगे अपन। आई बात समझ में? क्या करेंगे अपन, उसकी पोजीशन चेक करेंगे कि वो किस तो पंक्ति में है और किस स्तंभ में है। आई बात समझ में? अपन क्या देखेंगे कि वो किस तो पंक्ति में है और किस स्तंभ में है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके क्रॉसपॉन्डिंग पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे और जो बचे हुए एलिमेंट को हो जैसे जैसे उसमें सारणिक में अरेंज है वैसे की वैसे उठा के छोटी सारणिक बना देंगे, उसी को बोलते हैं उपसारणिक। आई बात समझ में? तो आपने समझ लिया कि उपसारणिक कैसे निकाली जाती है। आई बात समझ में? उसके बाद में अपने पास आता है सैखंड। आई बात समझ में? क्या आता है, सैखंड।
उसके बाद में क्या आता है अपने सारणिक में, सेकंड। सारणिक के सेकंड कैसे निकालते हैं, आई बात समझ में। सेकंड को कोफैक्टर भी बोला जाता है, आई बात समझ में। क्या बोला मैंने, सेकंड को इंग्लिश में कोफैक्टर बोला जाता है, आई बात समझ में। कोफैक्टर क्या होता है, सबसे पहले कोफैक्टर उप सारणिक पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, आई बात समझ में। क्या बोला मैंने कि कोफैक्टर क्या होता है, उप सारणिक के अंदर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, आई बात समझ में। क्या बोला मैंने कि जो कोफैक्टर है वो कंप्लीटली माइनर पे डिपेंडेंट होता है, आई बात समझ में। क्या बोला मैंने, कोफैक्टर कंप्लीटली माइनर पे डिपेंडेंट होता है, सेकंड कंप्लीटली पूरी तरह से उपसारणिक पे डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है, आई बात समझ में। क्या बोला मैंने बच्चों कि जो सेकंड है वो उपसारणिक पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अगर सबसे पहले अपन को सारणिक दे रखी होती है तो सारणिक का क्या करेंगे अपन, उपसारणिक निकालेंगे, और उपसारणिक निकालने के बाद में क्या करेंगे, उपसारणिक का अपन मान निकालेंगे। क्या बोला मैंने, उपसारणिक का क्या करेंगे अपन, मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद में क्या करेंगे, उपसारणिक का मान निकाल लिया। जैसे समझ लो कि अपन को पूछा गया 8, 8 की सर उपसारणिक बताइए, तो मैंने 8 की उपसारणिक कैसे निकालते हैं कि अपन ने उसके करस्पॉन्डिंग रो और एलिमेंट, वो रो और सॉरी कॉलम, रो और कॉलम को छोड़ा, और उसके अलावा जो भी सारणिक अपने पास रिमेनिंग रही है, जो भी नंबर रिमेनिंग रहे हैं, उनको अपन एक सारणिक के रूप में लिख देंगे, आई बात समझ में। सारणिक के रूप में लिखने के बाद में उसकी अपन क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, आई बात समझ में। वैल्यू कैसे निकालते हैं आपने देखा होगा, आई बात समझ में। वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपने देखा होगा। अब क्या करते हैं अपन, वैल्यू निकाल लिया, जैसे कि ये है और ये, तो अपन ने जैसे 8 है, 8 की वैल्यू आ गई -6, आई बात समझ में। -6 आई है, तो अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, उपसारणिक में उसकी पोजीशन देखते हैं कि 8 की पोजीशन क्या है। जैसे अपने पास हो गया कि -8 की पोजीशन है 1 2, समझे आप, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, आई बात समझ में। एक एग्जांपल है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो अपन को क्या करना है कि सेकंड निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उपसारणिक की वैल्यू निकाल ली। उपसारणिक की वैल्यू निकालने के बाद में क्या करते हैं, सेकंड के लिए -1 की पावर लगा देते हैं, आई बात समझ में। क्या बोला मैंने, -1 की पावर लगा देंगे। -1 की पावर क्या लगाएंगे कि जैसे आपको बोला गया कि 8 का निकालना है, तो 8 का निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले रो को रिप्रेजेंट करेंगे। आई क्या करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, प्लस में जे, जे क्या है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे अपन को पूछा गया है अवयव 8, अवयव 8, तो 8 किस पोजीशन पे है ये देखना होता है। तो ये मैंने बोल दिया कि ये पोजीशन किस पे है, A12 पे, आई बात समझ में। ये किस पोजीशन पे है, A12 पे। तो 1 किसको डिफाइन करता है, रो की पोजीशन को, किसको, रो की पोजीशन को डिफाइन करता है, पोजीशन ऑफ रो, रो की पोजीशन को डिफाइन करता है। ऐसे ही जो सेकंड वाला है वो किसको, कॉलम की पोजीशन को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल इसको क्या डिनोट करते हैं, A I J, जहां पे, जहां पे आई किसको रिप्रेजेंट करता है, आई रो की संख्या को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम की संख्या को, आई बात में। पोजीशन ऑफ रो और पोजीशन ऑफ कॉलम, आई बात समझ में बच्चों। मैंने क्या बोला, मेरे पास क्या दे रखा था, मेरे पास दे रखा था कि क्या नाम है कि सर 8 का सेकंड निकालना है अपन को, 8 का क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। मैंने बोला ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला कि बेटा 8 का क्या बताओ मेरे को, 8 की पोजीशन बता दो मेरे को कि किस पोजीशन पे है। तो बोला कि सर फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में है। तो मैंने बोला अच्छा, मतलब A12 पे है, क्योंकि फर्स्ट रो, फर्स्ट जो नंबर है वो पोजीशन ऑफ रो डिफाइन करता है, और जो सेकंड वाला है वो पोजीशन ऑफ कॉलम डिफाइन करता है, आई बात समझ में। तो मैंने बोला कि बेटा मेरे को आप पोजीशन बता दो कि 8 के जो अवयव है वो किस पोजीशन पे बैठा है, सारणी के किस पोजीशन पे वो 8 बैठा है। तो उसने बोला कि क्या नाम है सर, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे बैठा है। तो मैंने बोला अच्छा बेटा, आप ये कहना चाहते हो कि A12 पे बैठा है, यही कहना चाहते हो आप
कि आप क्या कहना चाहते हो कि वो A12 पे बैठा है। मैंने बोला ठीक है बेटा A12 पे बैठा है, तो अपन ने क्या किया A12 लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है, सहखंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो अपन को जैसे आपने बोल दिया कि A12 पे बैठा है, तो उसके करॉस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को अपन छोड़ देंगे। आई बात समझ में? उसके करॉस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दिया। आई बात समझ में? किसी बच्चे को कोई डाउट है? और जो बचा हुआ, जैसे मान लो कि बचे हुए नंबर क्या रहे, 2, 3, 5 और 6। आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल की बचे हुए ये नंबर है, अपन ने 3 क्रॉस 3 की एक सारणिक ली है, उसके अंदर 8 का अपन को क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है। उपसारणिक निकालना है तो 8 के क्रॉसपॉन्डिंग अपन ने रो भी छोड़ दी और कॉलम भी छोड़ दिया, और बचे हुए नंबर्स को यहाँ पे लिख दिया। आई बात समझ में? अब क्या करना है कि 8 8 किस पोजीशन पे था, A12 पे था, तो आई और जे के अपन को पता चल गया है कि आई रो में है और जे कॉलम में है, मतलब फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम पे है। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो क्या करूंगा, इस उपसारणिक की वैल्यू निकालूंगा। आई बात समझ में? उपसारणिक की वैल्यू निकालूंगा, और आपको अच्छे से पता है कि 2 क्रॉस 2 की सारणिक की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 2 क्रॉस 2 की सारणिक की, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आया, 6 आ गया। माइनस माइनस आता ही है, 6 को 5 से किया तो 30, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस का 24 आया बच्चों। बेटा माइनस का 24 आ गया, यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 24 आ गया। ये तो क्या हो गया, उपसारणिक का मान हो गया। आई बात समझ में? उपसारणिक का मान हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, अपन को सेकंड निकालना है। अपन को क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। तो सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जो आई और जे जिस पोजीशन का एलिमेंट है, जिस पोजीशन का नंबर है, उस पोजीशन का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। आई बात समझ में? जैसे जिस पोजीशन का, तो ये कौन सी पोजीशन का था कि फर्स्ट तो रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, उसके बाद में जो ये वैल्यू आई है वो लिख देंगे अपन। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई है, माइनस का 24। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या वैल्यू आई है, माइनस का 24। आ गई बच्चों समझ में बात? अब क्या करेंगे अपन, सम करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे। आई बात समझ में? इन दोनों का सम कर दिया तो क्या आया, 3। तो -1 की पावर 3। आई बात समझ में, इंटू 24। ठीक है, तो अगर नेगेटिव की पावर अपन, नेगेटिव की अगर कोई भी पावर इवन नंबर में होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। आई बात समझ में? मतलब उसका साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव की पावर इवन नंबर होता है तो वो क्या आ जाता है, वो नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। आई बात समझ में? और अगर नेगेटिव की पावर ओड नंबर में हुई तो नेगेटिव आएगा। आई बात समझ में? चाहे उसका स्क्वायर या क्यूब, जैसे कुछ भी, मतलब उसकी पावर कुछ भी है, तो अपन उसका सॉल्यूशन करने के बाद में जो फाइनल आंसर आएगा उसमें अपन बता सकते हैं पहले ही कि अगर नेगेटिव की पावर इवन नंबर में है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव की पावर इवन नंबर में है तो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव की पावर अगर ओड नंबर में है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला, अगर नेगेटिव की पावर इवन नंबर में है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव की पावर ओड नंबर में है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है, इवन नंबर है। इवन नंबर किस, वो सॉरी, ओड नंबर है। आई बात समझ में? क्या है, ओड नंबर है। इवन और ओड नंबर किसको बोलते हैं, सबसे बेसिक डेफिनेशन है, जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो तो इवन नंबर हो गया, और जो 2 से डिविजिबल नहीं हो वो ओड नंबर हो गया। आई बात समझ में? सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है, आप तो ये देख लेना, किसी की भी पावर हो उससे 2 से डिवाइड करके देख लेना, अगर वो परफेक्ट डिवाइड हो जाती है तो वो ये बोल देना कि आप तो डायरेक्टली बिना सोचे कि सर ये तो इवन नंबर है। आई बात समझ में? और क्या बोला मैंने, अगर आपको 2 से डिवाइड करने पर डिवाइड नहीं हो रहा है, परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, मतलब इंटीजर में आंसर नहीं आ रहा है, तो आप बोल देना कि सर ये तो ओड नंबर है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 3 है, ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया,
ओड नंबर हो गया। आई बात समझ में? ओड नंबर। जैसे यहाँ पे अगर 4 दे रखा होता और मैं 2 से डिवाइड करता तो यहाँ पे परफेक्ट डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि सर ये तो इवन नंबर है। आई बात समझ में? या तो ऐसे बोल दो, या फिर क्या होता है कि बचपन में आपने पढ़ा होगा कि अगर नेगेटिव -1 है और -1 है, तो अगर ये दोनों है तो अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस कट के और 1 आंसर आ जाता है। ये बात आपने बचपन में अच्छे से पढ़ी होगी, फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा होगा आपने ये। तो अपन को क्या करना है कि माइनस को, ये वैसे तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसकी पावर क्या है सर, ओड नंबर है। क्या बोला बेटा मैंने? -1 की पावर क्या है? ओड नंबर है। डायरेक्ट अपन को देख के, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, और 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये क्या हो गया? एक ओड नंबर हो गया। आई बात समझ में? तो ये ओड नंबर हो गया। तो मैंने बोला बेटा इसका आंसर क्या आएगा? तो आपने बोला कि सर ये तो ओड नंबर है, और ओड नंबर में तो आपने ये बताया था कि फाइनल जो भी अपन को स्क्वायर या क्यूब जैसा भी होगा, अगर ओड नंबर में है तो सबसे पहले तो अपन साइन देखेंगे कि उस नंबर पे कौन सा साइन आएगा। तो सर आपने तो ये बोला था कि ये तो ओड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ओड नंबर हो गया। तो सर इसका कुछ भी हो, ये क्यूब में हो या 5 में हो या 7 में, कुल मिला के इसका आंसर माइनस का आने वाला है। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? कि सर इसका आंसर तो माइनस में आने वाला। तो मैंने बोला बेटा सही बात बोल रहे हो आप। क्या बोल रहे हो बेटा? आप सही बात बोल रहे हो कि ये पावर 3 है इसकी। क्या है? इसकी पावर क्या है? 3 है। तो मैं क्या बोलूंगा कि बेटा ये 3 है, तो ये क्या हो गया? अपन मैंने क्या किया, 3 को 2 से डिवाइड किया, तो ये परफेक्ट डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, ये ओड ही है। आपने सही बोला है बेटा। आपने क्या बोला है बेटा? सही बोला है कि ये क्या है? ओड है। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला बेटा? आपने बिल्कुल सही बोला है कि ये ओड नंबर है। तो यहाँ से क्या आएगा, फाइनल जो भी होगा इसका, जितने भी नंबर आएंगे उसके आगे नेगेटिव लगा हुआ आएगा। आई बात समझ में? तो नेगेटिव, या फिर अपन क्या करते हैं, जो बचपन में पढ़ा हुआ था उसके अनुसार अपन लिख देंगे कि जितना क्यूब होता है उतनी बार, जितने पावर होती है उतनी बार क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? जितनी पावर होती है उतनी बार उस संख्या को लिख देंगे। आई बात समझ में? अरे बोलो, पक्का समझ में आ गया बेटा? क्या बोला मैंने? या तो अपन को इसका जितनी पावर है उसके अनुसार देख के अपन देख लेंगे कि इसका फाइनल साइन क्या आने वाला है। ठीक है? अगर ऐसा नहीं होता है तो बचपन में अपन ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बेटा, जितनी पावर होती है उस संख्या को उतनी ही बार मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। आई बात समझ में? जितनी पावर होती है किसी भी संख्या की उतनी बार उस संख्या को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। आई बात समझ में बेटा? क्या बोला मैंने? जितनी पावर होती है जिस नंबर की उतनी बार उस नंबर को अपन मल्टीप्लाई में लिख देंगे। आई बात समझ में बेटा? उसके बाद में क्या किया अपन ने, बहुत बार पढ़ा होगा कि क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, अगर नेगेटिव और नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, अगर 2 नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां से तो क्या आ गया, +1। यहां से क्या आ गया बेटा, +1 आ गया। उसको मैं क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, फाइनल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेटा क्या आता है, फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। आई बात समझ में बेटा? तो यहां से क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आ गया तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव अपने पास, -1 का क्यूब क्या आ गया, -1 आ गया। -1 का क्यूब क्या आ गया अपने पास बेटा, -1 का क्यूब इनटू में क्या दे रखा है अपन को, -24, -24। आई बात बेटा समझ में? तो यहां से क्या लिख सकता हूँ, -1 का क्यूब क्या आ गया बेटा, -1, उसके साथ में -24। आई बात समझ में बेटा? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। अब उसके बाद में क्या दे रखा है अपन को, दो संख्या, दो नंबर मल्टीप्लाई में है और दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो अपन ने
बहुत ही बचपन में पढ़ा होगा बहुत बार कि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं बेटा, पॉजिटिव हो जाते हैं। आई बात समझ में? अगर दो संख्या है, दो नंबर है, वो मल्टीप्लाई में है और दोनों नेगेटिव है, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाते हैं बेटा। आई बात समझ में? माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बेटा, प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आएगा अपने पास, 24। आई बात समझ में बेटा? क्या आया फाइनल आंसर, 24। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो नंबर 8 दे रखा था अपन को, उसकी सहखंड क्या होंगे, उसके सहखंड क्या होंगे बेटा? अपन को जो नंबर दे रखा था 8, उसका सहखंड क्या होगा, क्या होगा बेटा, 24। आई बात समझ में बेटा? क्या होगा, 24। आई बात समझ में? तो मैंने क्या बोला बेटा, अगर कोई सारणिक अपन को दे रखी है, उसकी उप सारणिक में कोई नंबर बोला गया है कि सर इसका उप सारणिक निकालो, तो बेटा आप निकाल सकते हो। उसके बाद में क्या होता है, उप सारणी के बाद में अपन सहखंड निकालते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो सहखंड के लिए क्या होता है कि ये कंप्लीटली जो सहखंड होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, उप सारणिक पे। क्या काम हुआ, सिर्फ क्या हुआ कि जो उप सारणिक दे रखा है अपन को, अपन ने क्या किया, सहखंड निकालने के लिए, अपन ने सहखंड निकालने के लिए जो उपसारणिक है, जो उपसारणिक है उसकी क्या निकाली अपन ने, उपसारणिक का सबसे पहले क्या निकाला, मान निकाला। उपसारणिक का मान निकाल लिया बेटा। मान निकालने के बाद में अपन ने क्या किया, उपसारणिक का मान निकालने के बाद में -1 की पावर आई प्लस जे कर दिया अपन ने। -1 की पावर बेटा क्या कर दिया अपन ने, आई प्लस जे कर दिया। आई प्लस जे करने के बाद में जिस पोजीशन पे अपन को, जिस अवयव की अपन उपसारणिक निकाले हैं, जैसे अवयव 8 की उपसारणिक निकाले हैं, तो जिस पोजीशन पे है उन पोजीशन पे देखेंगे पोजीशन ऑफ रो और पोजीशन ऑफ कॉलम। आई बात समझ में? तो अपन क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ रो और पोजीशन ऑफ उस अवयव की, उस नंबर की पोजीशन देखेंगे अपन। पोजीशन देखने के बाद में ये पावर हो जाएगी। अगर ये पावर इवन नंबर होती है, क्या होती है बेटा, क्या बोला बेटा मैंने, ये पावर है वो इवन नंबर होती है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पावर है जो ऑड नंबर होती है बेटा, क्या होती है, ऑड नंबर होती है बेटा, तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में बेटा? क्या बोला मैंने, जो पावर है वो इवन नंबर होती है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो ऑड नंबर होती है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद में जो उपसारणिक की जो वैल्यू आती है, जो मान आएगा उपसारणिक को, उसको क्या करेंगे बेटा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो फाइनल आंसर आएगा वही अपना क्या होगा, सेकंड। आई बात समझ में? तो अपन को क्या बोला गया था कि सर आप जो 8 नंबर है, जो 8 नंबर है, उसकी क्या करो आप, सेकंड निकालो। तो मैंने निकाल के दे दिया कि बेटा ये क्या है अपने पास, 24 क्या है, 8 का सेकंड है। आई बात समझ में बेटा? क्या बोला मैंने, जो 24 है वो क्या है, 8 का सेकंड है। आई बात समझ में बेटा? तो यहाँ तक अपन क्या बोले कि अपन को कोई सारणिक दे रखा है, उसकी उपसारणिक निकालना और सेकंड निकालना। आ गया, अच्छे से समझ में आ गया बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बात बताइए। पक्का किसी बच्चे का कोई भी 1% भी डाउट हो तो बोलिए। आई बेटा बात समझ में, सारी की सारी बातें समझ में आ गई? अब यहाँ से क्या है, कुछ बेसिक ऑपरेशन है डिटरमिनेंट के, और उसके बाद में अपन लीनियर इक्वेशन पे जाएंगे। आई बात समझ में, कि मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, ये इक्वेशन दे रखी है अपन को, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, और सॉल्यूशन किस प्रकार किस टाइप के हो सकते हैं, वो सारी बातें अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। क्या हुआ बेटा, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए।
कि अपन ने कैसे सारणिक लिखी, सारणिक लिखने के बाद में उसका मान कैसे निकाला, फिर किसी भी अवयव की उपसारणिक कैसे निकालते हैं, उपसारणिक निकालने के बाद में क्या करते हैं कि उसकी उपसारणिक का मान कैसे निकालते हैं, मान निकालने के बाद में सेकंड कैसे निकालते हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिए। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या दे रखा है अपन को क्वेश्चन? यहाँ पे दे रखा है x-1, x-2, और यहाँ पे x दे दिया और x-3 दे दिया, और इक्वल टू में क्या दे दिया, 0 दे गया। और अपन को क्या पूछा गया है, x का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? x का मान ज्ञात कीजिए। ये बात समझ में? क्या बोलोगे कि अपन को ये कोई a दे रखा है, ए सारणिक दे रखी है, और अपन को क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोला क्या है अपन को? ए अपन को क्या दे रखा है, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, उसको क्या दे रखा है, इक्वल टू 0 दे रखा है। आई बात समझ में? और यहाँ से क्या पूछा गया है, x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आई जा बात समझ में? क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से क्या करना है अपन को? अपन को ये पता है कि ये क्या है, 2x2 का डिटर्मिनेंट है। आई बात समझ में? और अपन को जो प्रॉपर्टी पड़ी थी कि 2x2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? अपन ने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था और लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि 2x2 का अगर डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। आई बात समझ में? तो ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये 2x2 का डिटर्मिनेंट था, उसकी वैल्यू कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए डी, फिर क्या किया, माइनस का साइन आएगा उसके साथ में, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सी बी। यही क्या होता है, 2x2 की डिटर्मिनेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है। आई बात समझ में? ये 2x2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। तो अपने पास ये क्या दे रखा है, 2x2 का डिटर्मिनेंट दे रखा है और उसकी वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, यहाँ से 2x2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, और यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आई बात समझ में? यहाँ से अपन x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से क्या किया मैंने, इसको मैंने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया। आई बात समझ में? तो मैंने यहाँ से क्या लिखूंगा, x-1 इंटू क्या लिखूंगा, x-3। आई बात समझ में? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। फिर उसके बाद में क्या है, माइनस का साइन, माइनस का साइन। उसके बाद में क्या किया मैंने, इसको क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको क्या करूंगा मैं, इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, जो x-2 है उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, x से मल्टीप्लाई करूंगा। आई बात समझ में? जो x-2 है उसको क्या करूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई के अंदर आप पहले किसी भी संख्या को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई में आप किसी भी संख्या को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x को मैं पहले लिख सकता हूँ, x-2 को मैं बाद में लिख सकता हूँ, या फिर x-3 को मैं पहले लिख सकता हूँ, x-1 को मैं बाद में लिख सकता हूँ। आई बात समझ में? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। आई बात समझ में बेटा? कोई भी डाउट हो तो बताइए। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, x को पकड़ा। क्या किया मैंने, x को पकड़ा। क्या किया बेटा मैंने, x को पकड़ा। x को क्या किया, पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद में मैंने इससे मल्टीप्लाई किया।
आई बात समझ में बेटा? क्या बोला मैंने? अक्स को मैंने पकड़ा, उसके बाद में मैंने क्या किया, अक्स से मल्टीप्लाई किया और -3 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ से अक्स स्क्वायर आ गया। अब मैंने क्या किया, अक्स को -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -3x। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों तो बताइए, है बेटा? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताइए, आई बात समझ में? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताइए। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, अक्स का क्या हो गया, काम हो गया। यहाँ पे अक्स का क्या हो गया बेटा, काम हो गया। आई बात समझ में? यहाँ पे अक्स का क्या हो गया बेटा, काम हो गया। अब क्या करेगा, -1 मल्टीप्लाई करूंगा किससे, अक्स -3 से। तो -1 को अक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बेटा, माइनस का एक्स। और -1 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया बेटा? क्या बोला मैंने, पहले एक नंबर को उठाऊंगा और इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, आई बात समझ में बेटा? फिर उसके बाद में क्या करूंगा, दूसरे नंबर को उठाऊंगा और फिर पूरी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, जितने भी नंबर है उनसे मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, आई बात समझ में बेटा? उसके बाद में क्या किया, माइनस का साइन, आई बात समझ में? और इसको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है, आई बात समझ में बेटा? अब क्या किया मैंने, अक्स माइनस अक्स को उठाया और अक्स से मल्टीप्लाई किया तो बेस सेम आती है तो पावर ऐड हो जाती है, आई बात समझ में? उसके बाद में मैंने क्या किया बेटा, उसके बाद में मैंने क्या किया, -2 को मल्टीप्लाई किया अक्स से तो माइनस का 2x हो गया बेटा, आई बात समझ में बेटा? क्या बोला मैंने, अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई किया तो अक्स स्क्वायर हो गया, -2 को अक्स से मल्टीप्लाई किया तो बेटा माइनस का 2x हो गया। अब उसके बाद में तो क्या है, जोड़ बाकी है, आई बात समझ में बेटा? अब यहां से क्या करूंगा मैं, दोनों के दोनों ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, आई बात समझ में? तो यहाँ से अक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3, और यहाँ से माइनस को अगर अंदर पूरे सबसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, और इक्वल टू में क्या होगा बेटा, 0 हो गया, आई बात समझ में बेटा? 0 हो गया। अब इससे क्या होगा, ये क्या है, अक्स स्क्वायर पॉजिटिव का है, ये क्या है, नेगेटिव का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, ये माइनस का 3x और ये माइनस का x है तो क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा, माइनस का 4x, आई बात समझ में, माइनस का 4x, और यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को, प्लस का 2x, आई बात समझ में बेटा, प्लस का 2x। उसके बाद में क्या है अपने पास, प्लस का 3 इक्वल टू में क्या दे रखा है बेटा, 0, आई बात समझ में बेटा? क्या बोला मैंने कि इनको क्या किया मैंने, ऐड किया, क्या किया मैंने बेटा, इनको ऐड कर दिया। तो ये क्या है, दोनों क्या है, सेम है और अपोजिट साइन के हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आई बात समझ में बेटा? फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, -3 है और -x है, दोनों में क्या है, x है, तो आई बात समझ में, x है तो ये क्या होगा, माइनस का 4x हो गया, क्योंकि 3 के x है और एक क्या है, 1 का x है, तो 3 का x प्लस 1 का x 4 का x हो जाएगा, आई बात समझ में? उसके बाद में मैंने क्या किया, ये प्लस का 2x है और प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो गया, आई बात समझ में बेटा? उसके बाद में मैंने क्या किया, ये माइनस का 4x है और ये प्लस का 2x है तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं बेटा, माइनस का 2x, माइनस का 2x बचा, क्योंकि अगर साइन अपोजिट होते हैं तो जो भी बड़ी संख्या होती है उसी का साइन आता है और माइनस हो जाता है, आई बात समझ में? क्या बोला बेटा, मैंने क्या बोला, अगर दो संख्याओं का सम हो रहा है और क्या है, एक साइन नेगेटिव है एक साइन पॉजिटिव है, तो अपन को क्या देखना होता है बेटा, कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होती है, उस बड़ी संख्या का तो साइन आ जाता है और उसके बाद में
जो आंसर आता है वो उसके आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। आई बात समझ में बेटा? क्या बोला, जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन आ जाता है और वो घट जाते हैं, वो घट जाते हैं। आई बात समझ में? अगर अपोजिट साइन हो गए और दोनों का सम हो रहा है तो जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन आता है और वो घट के फाइनल आंसर आ जाता है। तो अपोजिट साइन है, दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है, -4 बड़ी संख्या है, तो साइन किसका आ गया, माइनस का, और ये दोनों घट जाएंगे और फाइनल आंसर लिख दिया जाएगा। आई बात समझ में बेटा? उसके बाद में क्या बचा, प्लस का 3, और इक्वल टू में क्या दे रखा है बेटा, 0 दे रखा है। आई बात समझ में बेटा? 0 दे रखा है। इसके आगे फिर क्या करूंगा मैं, यहाँ से जो माइनस का 2x है उसको क्या कर दूंगा, 0 के उधर ले गया। क्या करूंगा बेटा, जो माइनस का 2x है उसको क्या करूंगा मैं, 0 के साइड ले जाऊंगा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर माइनस का 2x उधर ले गया तो क्या हुआ, यहाँ पे तो क्या बचा 3 इक्वल टू में 0, और ये उधर चला गया तो क्या बच गया बेटा, प्लस का 2x में चेंज हो गया। अगर बराबर के उधर की साइड लेके जाते हैं अपन, बराबर के उधर की साइड लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। आई बात समझ में? इक्वल के साइड में लेके जाते हैं तो क्या होता है, इक्वल क्रॉस करके जाना होता है तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज हो जाता है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। आ गई बेटा बात समझ में? क्या बोला मैंने, अगर कोई संख्या एक तरफ है और अगर अपन बराबर के उधर की साइड लेके जाते हैं, इक्वल के उधर साइड लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। आई बात समझ में बेटा? तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3 लिख सकता हूँ। 2x इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या में से ऐड करो वही संख्या अपन को प्राप्त हो सकती। आई बात समझ में? जीरो की आइडेंटिटी होती है, वो सॉरी, प्लस की आइडेंटिटी होती है जीरो। मतलब क्या बोला मैंने, कि जीरो में अगर किसी संख्या में जीरो जोड़ देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। आई बात समझ में? सम की आइडेंटिटी होती है जीरो। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या हुआ, 2x इक्वल टू 3। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या है, जो 2 है बेटा वो किसके मल्टीपल में है, x के मल्टीपल में है। तो ये क्यों मल्टीप्लाई में होता है, तो वो संख्या क्या चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है। तो यहाँ से बेटा मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू 3/2। आई बात समझ में बेटा? तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं, x की वैल्यू क्या दे रखी थी, अपन को x की वैल्यू ज्ञात करनी थी और वो अपने पास क्या आ गई बेटा, x इक्वल टू 3/2। आई बात समझ में बेटा? अरे बोलो, आई बात समझ में? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखो और फिर कोई भी डाउट हो तो बताइए। अपन को क्या दे रखा था बेटा, अपन को दे रखा था a इक्वल टू क्या दे रखा था, x-1, x-2, x और x-3 इक्वल टू में दे रखा था। कोई डिटर्मिनेंट था, उसकी वैल्यू क्या दे रखी थी, 0 दे रखी थी, और अपन को बोला गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आई बात समझ में? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अपन को क्या पता था, अपन को यह पता है कि 2x2 का अगर डिटर्मिनेंट होता है तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आई बात समझ में बेटा? क्या बोला मैंने, जो 2x2 की डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो मैंने क्या किया, 2x2 का डिटर्मिनेंट देखा और उसकी वैल्यू मेरे को अच्छे से निकालना आता था, तो मैंने वैसे ही किया। मैंने a11 को a22 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद में माइनस का चिन्ह आता है बीच में, फिर क्या किया मैंने, a12 को a21 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में बेटा? उसके बाद में मैंने मल्टीप्लाई करके
और इक्वल टू में 0 लिख दिया। आई बात समझ में? क्योंकि मेरे को पता है कि जो ए डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू मेरे को 0 दे रखी है। आई बात समझ में? तो मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली और उसको क्या कर दिया मैंने, 0 के इक्वल कर दिया। आई बात समझ में बेटा? 0 के क्या कर दिया मैंने, इक्वल कर दिया। अब 0 के इक्वल करने के बाद में मैंने देखा कि जो कट रहा था उसको काट दिया, जो ऐड हो रहा था उसको ऐड कर दिया, और फाइनल में मेरे को क्या मिला बेटा, माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्या मिला बेटा मैंने, माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, जो माइनस का 2x था उसको मैंने इक्वल साइड के अपोजिट में लेके गया, इक्वल के अपोजिट में लेके चला गया। आई बात समझ में? तो मैंने क्या किया, 0 को, जो माइनस 2x था उसको 0 की साइड ले गया। आई बात समझ में? जो माइनस का 2x था उसको मैंने 0 की साइड ले गया। तो बराबर के अगर लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में लेके जाते हैं अपन, इक्वल के लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाते हैं तो जो भी साइन है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। आई बात समझ में बेटा? जो भी साइन होता है वो इंटरचेंज हो जाता है। आई बात समझ में बेटा? क्या बोला बेटा मैंने, बराबर के अगर साइड, अगर लेफ्ट साइड में है और उसको राइट साइड में लेके जाते हैं इक्वल के, तो उसमें साइन आपका चेंज हो जाता है। तो यहां से क्या होगा, जो माइनस का 2x था वो इधर जाके क्या बच गया बेटा, प्लस का 2x में हो गया। आई बात समझ में बेटा? प्लस का 2x, तो ये क्या होगा, 2x इक्वल टू 3 हो गया। तो यहां से क्या होगा बेटा, x इक्वल टू 3/2 आंसर आ गया। आई बात समझ में बेटा? कोई भी डाउट हो तो बताइए। ये तो क्या था कि आपका डिटर्मिनेंट निकालना कैसे निकाला जाता है, कैसे x की वैल्यू फाइंड की जाती है, कैसे आपकी उपसारणिक ज्ञात किया जाता है, कैसे सेकंड सेकंड ज्ञात किया जाता है, वो सब कुछ। तो इसके अंदर क्या है कि ये लगभग डिटर्मिनेंट आपका कंप्लीट होने को आया। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है कि सारणिक का मान क्या करने पे क्या चेंजेज होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आई बात समझ में बेटा? ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।